मशगूल थे सब लोग अपने अपनी जिंदगी की उलझनों में। हल्की सी धरती क्या हिली, सबको खुदा याद आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं भूकंप होता क्या है, कैसे आता है, इसके आने के पीछे कारण क्या है। पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे, आसान भाषा में। इससे ज्यादा आसान भाषा में और इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको शायद ही कहीं मिल जाए यूट्यूब पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक तो आपने ये न्यूज जरूर ही सुन लिया होगा कि कल रात को 11:32 पर नेपाल में भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। इसकी तीव्रता बताई गई 6.4 मैग्नीट्यूड का। ये तीव्रता क्या होता है, इस सबको भी हम लोग समझेंगे। अभी तक की, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की बात करें अगर, तो 140 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है। नेपाल में इसका एपिसेंटर था, लेकिन इसके जो झटके हैं, इसकी जो तीव्रता है, वो यूपी, बिहार तक, दिल्ली तक भी महसूस किए गए। तो ये तीव्रता जो 6.4 मैग्नीट्यूड का बताया जा रहा है, इसको मापते कैसे हैं? इसको मापा जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ एक प्रकार का, सिस्मोग्राफी एक मेथड है भूकंप को मापने का। देखो, एक्चुअली में आज तक ना भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, इसका पूर्वानुमान करने के लिए कोई भी डिवाइस, कोई भी इक्विपमेंट नहीं बन पाया है। लेकिन सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम लोग ये जरूर माप पाते हैं कि जो भूकंप आया वो कितनी तीव्रता का था। उसके लिए सिंपल सा ये डिवाइस है, यहाँ पर भारी एक दोलक लटकाया जाता है और इसमें देखो, जब भी अर्थ का मोशन होता है यानी धरती हिलती है, तो यहाँ पर पेन लगा हुआ होता है और इस ग्राफ पर, ये पेन पर कुछ ऐसा निशान बनाता चलता है जिससे ग्राफ बनता है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा, शो करूंगा आपको। तो इसी से पता लगता है कि कितनी तीव्रता का था। और इसकी एक स्केल बनी होती है जिसे हम लोग रिएक्टर स्केल बोलते हैं। रिएक्टर स्केल में 1 से लेकर के 10 तक का पैमाना होता है, क्योंकि अभी तक उससे ज्यादा का अभी तक आया नहीं है कभी भूकंप। और वो जो पैमाना होता है उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये वाला जो भूकंप था वो कितनी तीव्रता का था, पिछला वाला जो आया था वो कितनी तीव्रता का है, और इससे पहले आए हुए जो भूकंप हैं वो कितनी कितनी तीव्रता के थे, जिससे हमें ये अनुमान लग सके कि इतनी तीव्रता का आता है तो फिर इतनी तबाही हो सकती है, और उसी से रिलेटेड हम लोग अपने बचाव कर सकें, राहत बचाव का काम कर सकें। अब इसका आइडिया आप लोग थोड़ा सा ऐसे लगा सकते हो इस ग्राफ के माध्यम से। देखो, अगर रिएक्टर स्केल पर 0 से 1.9 तक का असर होता है ना, तब समझिए कि सिर्फ सिस्मोग्राफ में ही पता चलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया था कि नहीं। एक बात और ध्यान रखना, अगर सिस्मोग्राफ में 1 से लेकर के हम लोग 2 आते हैं ना, तो ये दोगुना होता जाता है। यानी 2 से 3 आएंगे तो ये पिछले वाले का दोगुना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। 4 अगर रिएक्टर स्केल पर है, 4 तीव्रता का, 4 मैग्नीट्यूड का, तो मतलब ये 3 वाले से 2 गुना होगा। तो यानी अगला जो भी आएगा वो पिछले का 2 गुना तीव्रता का होता है। तो अब ऐसे से 2 से अगर 2.9 तीव्रता का होता है तो हल्का सा कंपन होगा। 3.0 से 3.9 तक की अगर तीव्रता का होता है तो इसका मतलब जैसे आपके नजदीक से कोई ट्रक गुजर जाए ना, तो जो आपको फीलिंग आती है वैसा ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर असर देखने को मिलता है। 4.0 से 4.9 तक अगर आए तो खिड़कियां भी टूट टूट सकती हैं, दीवारें हिल सकती हैं, दीवारों पर टंगी जो फ्रेम होती है वो भी गिर सकती है। 5.0 से 5.9 तक के अगर मैग्नीट्यूड का आता है भूकंप, तो फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल जाता है, और जो अक्सर देखने को मिलता है हम लोग को। 6.0 से 6.9 रिएक्टर स्केल का आता है अगर, तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है, बिल्डिंगें भी गिर सकती हैं। जैसा कि अभी जो आया था नेपाल में वो 6.4 मैग्नीट्यूड का था, जो कल रात को आया, जिस वजह से देखो इतनी मौतें हो गई, 140 से ज्यादा। 7.0 से अगर 7.9 तक आ जाता है तो इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर जो पाइपें होती हैं, पाइपलाइन होती है पानी की, वो फटने लगती है। 8.0 से 8.9 तक आए तो इमारत, बिल्डिंग्स जितनी भी होती हैं वो सभी गिरने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस भी टूट जाते हैं। 9 या उससे ज्यादा का आ जाए तो समझ लो पूरा तबाह, पूरा का पूरा समझो जमींदोज हो जाता है। कोई भी घर हो, कोई भी मकान हो, कोई भी बिल्डिंग हो, यहाँ तक कि आप अगर खुले मैदान में भी खड़े हो तो आपको लगेगा कि धरती को कोई उठा के हिला रहा है। तो ये अभी तक 9 या उससे ज्यादा का एक ही बार ऐसा देखने को मिला है चिली में, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब पिछले इतिहास में कुछ जो आए हुए हैं भूकंप, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कितना कितना डिजास्टर वो हुआ था। देखो, भूकंप आता कैसे है। भूकंप जो अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जिनको अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं, अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, धीरे धीरे डीप में जाएंगे हम लोग, पूरा अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझने वाले हैं। तो भूकंप जो है एक्चुअली में टेक्टोनिक प्लेट्स के आपसी टकराव की वजह से होता है।
कभी कभी ज्वालामुखी के फटने से भी होता है, कभी कभी माइंस वगैरह में जो धमाके किए जाते हैं या कहीं कहीं पर परमाणु हमले किए जाते हैं, परमाणु बम धमाका हुआ या परमाणु परीक्षण भी लोग करते हैं तो भी भूकंप आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इससे टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो हिलती हैं, आपस में टकराती हैं। हमारी पृथ्वी पर प्रत्येक साल में लगभग 5 लाख भूकंप आ जाते हैं, लेकिन हम लोग को पता कितने का लगता है? लगभग 1 लाख का ही पता लग पाता है, 1 लाख भूकंप के झटकों का। बाकी 4 लाख तो हल्का सा बहुत माइनर रहता है, पता भी नहीं चलता है। यानी कि आपको इतना समझ में आ गया, जब 365 दिन में 5 लाख बार आ रहा है भूकंप, इसका मतलब हर दिन दिन भर में कहीं ना कहीं प्लेट हिल रही है और कहीं ना कहीं वो उसमें टकराव भी हो रहा है ना। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग कि अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कौन कौन सा रहा, कब कब रहा, तो देखो 1960 में चिली में आया था अब तक का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला, 9.6 इसकी 9.5 इसकी तीव्रता थी। लेकिन यहां पर मृत्यु जो है वो केवल 6000 लोगों की ही हुई। कारण यह है कि चिली वगैरह में उतना ज्यादा आबादी नहीं है, प्लस 1960 के दशक में उतनी ज्यादा आबादी थी नहीं। और अगर भारत में बात किया जाए कि भारत में अब तक का सबसे खतरनाक कब आया था, तो ये 1934 में आया था, बिहार में आया था, और ये 8.1 मैग्नीट्यूड का था। इसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में एक आया था 1811 में भूकंप। इसमें क्या हुआ था, उत्तरी अमेरिका की एक नदी है मिसिसिपी नदी, वो जिस दिशा में बह रही थी ना, उसकी दिशा ही उल्टी हो गई थी। इतना तगड़ा भूकंप था कि वो अपनी दिशा ही बदल दी थी, जस्ट अपोजिट कर ली थी, नदी बहने ही उल्टी दिशा में रही थी। भूकंप का सबसे खतरनाक एवलांच अगर बात करें, हिमस्खलन। हिमस्खलन मतलब जो हिम के पहाड़ होते हैं, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उसमें जब स्खलन होता है यानी कि वो एवलांचे होता है, तो वो अब तक का सबसे भयानक 1970 में हुआ था पेरू में, जब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हिमस्खलन हो रहा था और 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ऐसे ही एक भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था दोस्तों, यानी कि जमीन जब दरकी थी, वो हुआ था चाइना में। चाइना में ऐसा हुआ था दोस्तों 1920 में, और करीब 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अब अगर बात करें 2004 की, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, 2004 में ना इंडोनेशिया में आया था। इंडोनेशिया में भूकंप आया था और इसकी वजह से हिंद महासागर में सुनामी उठ गई थी और इससे लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। अब ये तो आप देख लिए डाटा, इतिहास कि इसमें कब कब कितने कितने तीव्रता के भूकंप आए थे। अब समझते हैं भूकंप आते कैसे हैं। देखो, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना अपनी, कुछ इस प्रकार से, अगर देखो पृथ्वी को अंदर से अगर हम लोग काट कर हिस्सा निकालें, अगर उसके बाद देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर परत दर परत हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। इन लेयर्स को क्या कहते हैं? इन लेयर्स को दोस्तों देखो, मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया भी हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, कि अगर हम लोग एक हिस्सा काट करके निकालते हैं और इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ना ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 टाइप की परतों से मिलकर के बना हुआ है। कोर जो है वो आंतरिक परत है। कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। जो इनर कोर है वो सबसे ज्यादा ठोस मानी जाती है और वो मानी जाती है निफे की, निकिल और आयरन की। इसके ऊपर जो है यहाँ पर लिक्विड, हल्का हल्का लिक्विड है, और इस हल्के लिक्विड को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, क्योंकि ये भी लिक्विड लोहा का होता है, तो ये भी कोर ही का हिस्सा होता है। ऊपर आएंगे तो ये सबसे ज्यादा भाग जो होता है ये मेंटल का होता है। इसमें लोअर मेंटल जो होता है ये कम गाढ़ी होती है और अपर मेंटल ये ज्यादा गाढ़ा होता है। 83.5% जो हिस्सा है पृथ्वी का, बीच वाला हिस्सा जो सबसे बड़ा है, वो यहाँ पर, यहीं पर लावा पाया जाता है। जो लावा होता है ना, जो मैग्मा होता है, मैग्मा बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं, वो इसी हिस्से में पाया जाता है, अपर मेटल में, जो अत्यधिक गाढ़ा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्रस्ट का होता है, वो 0.5% ही हिस्सा है पृथ्वी के आयतन का अगर देखा जाए तो, 30 से 60 किलोमीटर तक की गहराई का है। अब इसमें भी कई परतें पाई जाती हैं, जिन परतों में बीच बीच में पानी होता है और पानी के नीचे फिर धरती होती है। तो ये तो अपना अर्थ का आंतरिक संरचना हुआ। इसके अलावा भी पृथ्वी के अंदर में प्लेट्स पाई जाती हैं। प्लेट्स बोले तो जैसे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ये परत है, ऐसे ही आप समझो ऐसा कि जैसे से छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो टुकड़े जो हैं अलग अलग, वही टुकड़े अंदर में पृथ्वी के उस टुकड़े टुकड़े के रूप में है और आपस में एक दूसरे से टकराए हुए हैं। ये प्लेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें आप देखोगे अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ठीक है ना, और इसी प्रकार से ये प्लेट्स हैं।
अभी आपको समझ में आएगा कि ये नेपाल में ही क्यों बार बार एपिसेंटर होता है, या अफगानिस्तान में वगैरह में क्यों बार बार एपिसेंटर देखने को मिलता है, वहां पर सबसे ज्यादा तबाही क्यों होती है। कारण यह है, देखो ये आपको इंडिया दिख रहा है ना, दिख रहा है क्लियर। इंडिया में आपको यहां पर ये दिख रहा है नेपाल वाला हिस्सा, दिख रहा है ना। यहां पर एक प्लेट है, अपनी प्लेट का बॉर्डर है। जो प्लेट का बॉर्डर है ना, वहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं पर प्लेट टकराती है। कैसे होता है अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इधर देखोगे ये अफगानिस्तान है, यहां पर भी ऐसा ही है। इधर देखोगे यहाँ तुर्की वाला हिस्सा है, इधर वाले हिस्से में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली तुर्की में आया था, तुर्की और सीरिया में 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये प्लेट्स के रूप में है, और यही जो प्लेट्स हैं इन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में टकराती हैं। जब ये आपस में टकराती हैं तो कई प्रकार से ये टकरा सकती हैं। हो सकता है कभी ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, हो सकता है कभी इसमें जो इधर वाली हो वो डाउन हो जाए और ये वाली अप हो जाए, यानी कि ये इसके नीचे ये इसको ऊपर आ जाए, धस जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तब भी टकराव होगा। तो इसे कंप्रेशन बोलेंगे। कभी कभी ये बाहर की तरफ निकलती है और ये उसके ऊपर उठ जाती है, ये वाला हिस्सा धंस जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है और इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। ये रिवर्स कंडीशन होता है, इसे रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, इसे नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। ऐसे ही ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। जब जो प्लेट है वो इस प्रकार से स्लिप करे तो ये होगा ट्रांसफर फॉल्ट। या वाला ये देखो थ्रस्ट जो फॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत कम ऐसा होता है कि एक प्लेट के दूसरे ऊपर चढ़ जाए, ये बहुत करोड़ों सालों में हो सकता है वो। तो ये जो है प्रोसेस है उन प्लेट्स का। अब ये प्लेट्स आप देखो यहां पर पड़ रहा है नेपाल के पार्ट। तो इस प्लेट में अब देखो ये वाली प्लेट है, इधर ये वाली प्लेट है, आपस में आकर टकराई यहां पर, इसीलिए इसका जो एपिसेंटर बनता है वो नेपाल के आसपास ही देखने को मिलता है। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर ये फॉल्ट हुआ, ये जो फॉल्ट हुआ प्लेट्स का, यानी कि ये रहा फोकस जो पृथ्वी के अंदर जहां पर भी वो प्लेट्स टकराएंगी, जहां पर उसका मेन फोकस होगा उसी के जस्ट ऊपर एपिसेंटर माना जाता है पृथ्वी पर। और ये जो हिस्सा है, क्योंकि नेपाल, मैंने आपको बताया नेपाल के नीचे वाली जो प्लेट है वहां टकराती है, तो वहां का जो एपिसेंटर होता है इसीलिए नेपाल के आसपास देखने को मिलता है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ये फोकस है अपना, यानी कि यहां पर भूकंप हुआ, तो भूकंप यहां पर जब प्लेट्स टकराई तो इसके जस्ट ऊपर जो आपका जो बनेगा एपिसेंटर, उसे ही कहते हैं एपिसेंटर। आप सुनते हो ना कि ये भूकंप आया, इसका एपिसेंटर यहां था, कल भूकंप के झटके महसूस हुए, इसका एपिसेंटर यहां पर था। तो ये एपिसेंटर का मतलब उसी के जस्ट नीचे जो था जमीन में, अंदर में पृथ्वी में, वो उसका फोकस रहा था। अब देखो, जैसे आप समझते हो कि एक बाल्टी भरी हुई है पानी, उस पानी में ऊपर से कुछ एक चीज गिराते हो या एक बूंद ही टपकाते हो, तो उसमें लहरें ऐसे उत्पन्न होती है ना, लहर टाइप का। और शुरुआत में जहां रहता है वहां ज्यादा तीव्रता, फिर धीरे 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 वो शांत होती जाती हैं लहरें। ठीक ऐसे यहां पर भी होता है, जो फोकस होता है उसके पास ज्यादा ज्यादा तीव्रता का होता है, और जो उसका एपिसेंटर होता है वहां ज्यादा महसूस होता है, उसके बाद धीरे 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 तीव्रता कम होती जाती है। अब जैसे मान लो कि कल जो आया नेपाल में, वो यहां पर था, उसका एपिसेंटर नेपाल में, तो हम लोग बैठे थे मान लो इधर दिल्ली, लखनऊ, यूपी, बिहार में, तो हम लोग को कंपेरेटिवली कम झटके महसूस हुए, हल्का फुल्का ही महसूस हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर 140 लोगों की मृत्यु हो गई बिल्डिंग्स के अंदर दबने या घर गिरने की वजह से। तो ये बात थी इसका अर्थक्वेक का। अब इसको और समझते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि जब ये यहां आया एपिसेंटर, इसका फोकस था, तो केवल यहीं पर इसका असर दिखेगा। इसका असर अलग भी अपोजिट दिशा में भी देखने को मिल सकता है। देखो अपनी जो पृथ्वी है ना, कुछ इस प्रकार से है अंदर में। अब यहां पर मान लो इसका एपिसेंटर था और यहां पर मान लो इसका फोकस था कहीं पर, ठीक है। फोकस था तो अब इसका एपिसेंटर था, तो इसमें भी वेव्स निकलती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं भाई, जो प्लेट है, मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो इसका अगर ये प्लेट और ये प्लेट ये टकराई, दोनों ये दोनों टकराई आपस में, तो यहां जब झटका महसूस हुआ टकराने का, तो ये प्लेट इधर भी तो झटका महसूस कराएगी ना, इधर भी तो झटका महसूस कराएगी ना। तो इसी को कहते हैं दोस्तों एस वेव और पी वेव। यानी यहां पर आया है इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट इधर भी देखने को मिलेगा। अब बोलोगे आप बिल्कुल सीधे क्यों नहीं सर? क्योंकि देखो आंतरिक जो संरचना है ना, वो यहां पर बिल्कुल आयरन और निकिल का बना हुआ है, बहुत ही ठोस है। तो बहुत ही ठोस होने की वजह से कभी कभी वो ट्रांसफर हो जाती हैं। तो कभी कभी ऐसे कुछ यहां पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये एस वेव का सैडो जोन, इसे सैडो जोन कहते हैं, मतलब जहां पर ये हुआ उसके अपोजिट दिशा में अगर हो रहा है तो उसे सैडो जोन कहेंगे, कि भूकंप वहां पर आया था, उसका सैडो जोन इधर था। अब वो बात अलग है कि इसकी तीव्रता
यहाँ ज्यादा महसूस हुई, तो यहाँ जो इसका शैडो जोन बना वहां पर हल्का फुल्का सिस्मोग्राफ पर दिखाई दिया, लेकिन आदमियों को पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि भाई दूरी तो भी है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए आप सुनते हो ना कि यहाँ पर भूकंप आया था इसलिए जापान में सुनामी आ गई। क्यों? क्योंकि उसका जो वेव बना वो लास्ट होकर अपोजिट होकर के उधर बना। क्लियर है? ये जो एस वेव है, पी वेव है, कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग गणना करते हैं सिस्मोग्राफ पर। यही है सिस्मोग्राफ जो मैंने अभी शुरुआत में बताया था, पेन रहती है, वो पेन ऐसे ग्राफ पर हिलेगी, जितना पृथ्वी हिलेगा वो उसमें ग्राफ में नोट होगा कि कितना ज्यादा उसका रिएक्टर स्केल का कितना पैमाना था। तो एस वेव, पी वेव आया, बहुत नॉमिनल रहेगा, ये पता भी नहीं चलेगा उतना। और जब ये अर्थक्वेक टाइप का अच्छा खासा हो गया, तो अब इसके माध्यम से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में होता है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा सा पूर्वानुमान नहीं कर पाए हैं। आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि भूकंप का पूर्वानुमान कर दे कि भाई कल आने वाला है अर्थक्वेक। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो हाँ, ये जान सकते हैं आने के बाद कि वो कितना तीव्रता का रहा। अब आप ये भी मन में आ सकता है डाउट, देखो हर एक डाउट में क्लियर करूंगा कि सर ये बताओ 2004 में जो आया था इंडोनेशिया में भूकंप, उसकी वजह से हिंद महासागर में सुनामी कैसे आ गई, कि मतलब समुद्र में कैसे पानी, ये तो अभी तक तो चलो धरती वाला बात था, समझ में आ गया, बिल्डिंग गिर गया तबाही हो गई, समुद्र में सुनामी कैसे आ गई। तो देखो आप सिंपल सा फिर से वही बाल्टी वाला एग्जांपल लो। एक जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कपड़ा धुले हो कभी, निरमा डालते हो उसके बाद ऐसे घंघोर देते हो खूब जोर से। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ आप चींटी के रूप में एक बाल्टी के कोने पर चिपके हुए हो, और यहाँ पर कोई एक हाथ डालता है और खूब तेज से पानी को हिला देता है, तो यहाँ से बड़ी बड़ी लहरें उठ करके आकर के यहाँ पर टकराती है और चींटी को भी ले लेती है ना। ठीक ऐसा ही है, जब मान लो वो जो प्लेट्स हैं वो इंडोनेशिया, क्योंकि वो खुद हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, उसके नीचे अगर मान लो था फोकस और वहां पर प्लेटें टकराई तो पानी में उथल पुथल हुआ, और वो जो उथल पुथल था वही पानी की लहरें आई। लहरें जब एक लिमिटेड ऊंचाई पर होती हैं तो उसे हम लोग सामान्यतः लहरें कहते हैं। जब वही बहुत कुछ 100 मीटर की या हो सकता है कुछ किलोमीटर की ऊंचाई वाली होती हैं लहरें, तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सुनामी आ गई थी और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। आई होप आपको ये भूकंप के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल चुकी होंगी, समझ में आ चुका होगा। साथियों, अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हो ऐसे ही डिटेल कंटेंट के साथ, तो आप 18 महीने की वैलिडिटी वाला ये हमारा जीएस सफलता बैच ले सकते हो। वैसे तो ये बैच 999 का है, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है दीपावली के तहत। तो आप अगर इसे अभी ज्वाइन करते हो तो आपको इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके अलावा साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा कंटेंट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। आप अभी जाइए, दीपावली का ये ऑफर का फायदा उठाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पर? एमजेटी ऐप पर। अब चूंकि मैं जीएस सफलता को ज्यादा प्रमोट करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बैच है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको यहाँ वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के उस एग्जाम को टारगेट करते हुए वहां पर बैच दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम एग्जाम जो चर्चित एग्जाम्स हैं उनकी बैच आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट आए तो हर जगह जगह पर आपको व्हाट्सएप का आइकॉन ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, उसको टच करना, सीधे पहुंचोगे हमारे पास, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पीडीएफ वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में भी दिए गए हैं, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस चैनल पर मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूं। वीडियो कैसी लगी है आप जरूर बताना हमें कमेंट करके। और एक और जरूरी बात कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है और आपको भूकंप के बारे में जानकारी मिली है तो आप अपने साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।